हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 7 मार्च के करेंट अफेयर्स। तो देखिएगा, आज के जो करेंट अफेयर्स हैं यहाँ से 100%, ये मेरी गारंटी है, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कुछ डेटा डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने एमएमआर और आईएमआर के बारे में कुछ बातें कही हैं, वो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज होता है आर्किटेक्ट के फील्ड में, आपके नोबेल प्राइज तो अलग होते हैं जो अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नोबेल प्राइज होता है जिसको हम आर्किटेक्ट के फील्ड का नोबेल प्राइज कहते हैं, जिसको हम कहेंगे प्रिट्जगर प्राइज, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस प्लेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। फिर दो नई रोपवे सर्विसेज की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है, तो उन दोनों रोपवे के बारे में हम बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारा बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और हाँ, बहुत सारे एमसीक्यू भी हैं। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो कि प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि आज हमें थोड़ा सी बातें प्रोजेक्ट लाइन पे भी करनी है। ठीक है, आप आंसर कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि 7 मार्च को मतलब आज क्या सेलिब्रेट हो रहा है, क्या कहीं पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। आंसर है यस। हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसका नाम है मिजोरम, मिजोरम में पाई जाती है मीजो कम्युनिटी, और मीजो कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रही है चापचार कूट फेस्टिवल। ठीक है, तो चापचार कूट एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मीजो कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग के सीजन में। इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है, जनरली मार्च के मंथ में इस फेस्टिवल को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो बैम्बू के ट्रीज है ना उसको कट डाउन किया जाता है और उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर ये जो बैम्बू के ट्री होते हैं ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से सूख जाते हैं और उनको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिसके बाद ये लोग झूम कल्टीवेशन करने का काम करते हैं। इस फेस्टिवल में ये लोग बैम्बू डांस को भी परफॉर्म करते हैं। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि चापचार कूट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में बाय द मीजो कम्युनिटी, और ये आपका एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट्स में जो पिछले अभी 2024 में एसएससी के पेपर हुए थे तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2025 में भी आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अलग अलग राज्यों की जो ट्राइब्स हैं, अलग अलग राज्यों की अगर कोई फेस्टिवल है तो उनके अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, तो थोड़ा सा आप उनको पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर हम प्रिट्जर प्राइज के बारे में। तो प्रिट्जर प्राइज जो है वो आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है आर्किटेक्ट की फील्ड का। यहाँ पर एक चाइनीज आर्किटेक्ट देखने को मिलेंगे और एक एडुकेटर भी हैं जिनका नाम है लियू जियाकून। ये लियो जियाकून है जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, और इन्हें 2025 का प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज दिया जा रहा है। ये सेकेंड चाइनीज पर्सन है जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। पहले चाइनीज आर्किटेक्ट जिन्हें अवार्ड दिया गया था वो थे वांग सू 2012 में, और दूसरे नंबर के चाइनीज आर्किटेक्ट हैं लियो जियाकून, जिन्हें 2025 का प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने चाइना में मॉडर्न डिजाइन और आपका जो ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल है उससे कंबाइन होकर बहुत ही क्रिएटिव स्पेस क्रिएट किया है। ये 54th पर्सन है जिनको यहाँ पे प्रिट्जकर प्राइज दिया जा रहा है, जिसे हम नोबल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नाम है जो आपको बहुत बहुत याद रखना है, वो नाम आता है रिकेन यामामोतो का। अब रिकेन यामामोतो का नाम याद क्यों रखना है, क्योंकि इन्हें 2024 में प्रिट्जकर अवार्ड मिला था। एसएससी बहुत ही खतरनाक सा कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है। वो जिस तरीके से पेपर लेता है तो वो 2024 के भी करंट अफेयर्स पूछ लेता है। जनरली आप देखेंगे लगभग 1.5 साल 18 मंथ आप बोल सकते हैं, लगभग 18 मंथ के करंट अफेयर्स जनरली पूछ लिए जाते हैं एसएससी में। तो कई बार ये पैटर्न देखा गया है कि 2025 के अवार्ड ना पूछकर 2024 के अवार्ड पूछ लिए गए। इसलिए आपको रिकेन यामामोतो का नाम याद रखना है जो कि जापान से है, और इन्हें 2024 में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया था। ये जो अवार्ड होता है इसमें $1 लाख प्राइज मनी दी जाती है। क्लियर है। इस अवार्ड की शुरुआत 1979 में की गई थी। कब की गई थी? 1979 में की गई थी। अब क्या कोई इंडियन है, क्या कोई भारतीय है जिन्हें ये अवार्ड मिला है? आंसर है यस।
आप लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर के बारे में सुना होगा जिनका निधन हो चुका है, ही पास्ड अवे, जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है बालकृष्ण दोषी और ये पहले इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिनको प्रिट्जकर अवार्ड मिला था 2018 में, 2018 में। तो ये आपका स्टैटिक प्रश्न बनता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद क्या क्या रखना है कि 2025 का प्रिट्जकर प्राइज किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा लियो जियाकुन को। फिर पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो चाइना से बिलोंग करते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि 2024 में प्रिट्जकर प्राइज किसे दिया था, तो रिकेन यामामोटो को दिया था। प्रिट्जकर प्राइज में प्राइज मनी क्या दी जाती है, तो $1 लाख दी जाती है। प्रिट्जकर आर्किटेक्ट अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1979 में हुई थी। पहले इंडियन जिनको प्रिट्जकर आर्किटेक्ट अवार्ड मिला है उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, 2018 में। इतने सारे प्रश्न इन 2 स्लाइड से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे रिसेंटली कुछ और अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं या फिर नॉमिनेशन गया है, जैसे कि लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में कमबैक ऑफ द ईयर कैटेगरी में नॉमिनेट किए गए हैं ऋषभ पंत। 21 अप्रैल को अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फिर आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जय शाह को दिया है। फिर हमने देखा था कि सर्वेक्षा सुरक्षा अवार्ड जो है वो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। टाइम्स मैगजीन वीमेन ऑफ द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पूर्णिमा देवी वर्मन है जो कि आसाम राज्य से बिलोंग करती हैं। और नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है वो सुनील भारती मित्तल को मिला है। चलिए, अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे जिन्हें सीईओ बनाया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है, कौन इसे हैंडल करता है, सारी बातें हम देखेंगे। पहले हम न्यूज पे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन चुके हैं, तो गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है अजय भाड़ू। ये अजय भाड़ू है, ठीक है, अजय भाड़ू है। और इन्हें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया सीईओ बनाया गया है। इनके पास हालांकि एडिशनल चार्जेस भी हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। इन्होंने एल सत्य श्रीनिवास को सक्सीड करने का काम या रिप्लेस करने का काम किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में जीईएम कहा जाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 अगस्त 2016 में 2016 में लॉन्च किया गया था। ये क्या है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको कुछ भी खरीदना है, प्रक्योर करना है गुड्स का या सर्विसेज का, तो वो यहाँ से प्रक्योरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बेसिकली एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी तो है। टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड करने की जरूरत होती है जिससे वो सिक्योर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो टीसीएस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। गवर्नमेंट ने टीसीएस के साथ पार्टनरशिप की है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, जिससे और ही ज्यादा इफेक्टिव हो सके और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जा सके। तो हमें याद क्या रखना है, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो अजय भाड़ू बन गए हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस मंत्रालय के अंदर काम करता है या फिर इसे कब लॉन्च किया गया, तो 2016 में से लॉन्च किया गया। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो अभी एसबीआई मेंस एग्जाम देने वाले हैं और अपकमिंग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एग्जाम देने वाले हैं, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है। तो आपको फरवरी मंथ की कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगी। इसमें हम लोगों ने फरवरी मंथ के कंप्लीट थ्योरी को और फरवरी मंथ के बैंकिंग पर बेस्ड 100 एमसीक्यू को कवर किया है। 100+ एमसीक्यू ही आपको मिल जाएंगे, केवल 25 रुपीज में अवेलेबल है। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और मैगजीन है जिसमें 300 एमसीक्यू और 1 लाइनर है पूरे फरवरी मंथ के। तो ये दोनों मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। और बहुत जल्दी आपकी जो कंप्लीट फरवरी मंथ की मैगजीन आती है उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, जिसमें अपॉइंटमेंट और नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, सारी कहानी कवर रहेगी, ठीक है जी। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन पे विजिट कर लो या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यहाँ तक का मैटर क्लियर है तो जल्दी से शेयर कर लो भाई लोग, और सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो, और लाइक बटन पे तो क्लिक कर ही देना, ठीक है। चलो अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। रिसेंटली आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी अजीत रत्नाकर जोशी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में।
अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो रिजर्व बैंक में अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अजीत रत्नाकर जोशी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन, इस डिपार्टमेंट को संभालने का काम करेंगे। इसके पहले ये किस काम कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे, तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर थे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो याद रखना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए आरबीआई के, अजीत रत्नाकर जोशी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जल्दी से फटाफट से एक काम कर लो, ये एक छोटी सी लिस्ट आपको मिल रही है जो रिसेंटली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। जैसे कि जो सीईओ के सॉरी नीति आयोग के सीईओ हैं जिनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है वो बन चुके हैं मनन कुमार मिश्रा। फिर चेयरमैन कौन बन गए, रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन के एन चंद्रशेखरन बन चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के हेड कौन बने हैं, राजीव सिंह रघुवंशी जी का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये सारी बातें हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस की थी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्हें 5 ओलंपिक्स मिले हैं, इनका नाम है शरत कमल। और शरत कमल हमारे देश के एक लीजेंडरी टेबल टेनिस प्लेयर हैं। रिसेंटली इन्होंने प्रोफेशनल टेबल टेनिस से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन्होंने अपने करियर में 5 टाइम ओलंपिक मेडल जीते हैं, 10 बार इन्होंने नेशनल चैंपियंस रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करते तो भारत में तो ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर है ही, वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग 42 थी और इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स भी जीते थे 13 मेडल और एशियन गेम्स भी जीते हैं 2 मेडल। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2004 में, पद्मश्री मिला है 2019 में और खेल रत्न अवार्ड मिला है 2022 में। तो ये कुछ अचीवमेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, स्पेशली जो स्टेट एग्जाम होते हैं वो ऐसे प्रश्न बार बार पूछते हैं। अभी एमपीपीएससी का जो 17 फरवरी को पेपर हुआ था तब भी आप उस पेपर को उठा के देख सकते हो, और पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी पीवाईक्यू समझो, पीवाईक्यू देखो और पैटर्न को एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करो। ठीक है, चलिए। और वो सभी बच्चे जिनका रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल तैयारी में लग जाओ मेंस की तैयारी में। ठीक है जी, और बहुत जल्दी अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आने वाला है। आपका एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट भी थोड़े दिनों में, मतलब एसबीआई का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका रिजल्ट भी थोड़े दिनों में आ जाएगा। तो अभी बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2 रोपवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड अंडर द पर्वतमाला प्रोजेक्ट अप्रूव। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली, यूनियन कैबिनेट की जो इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है, यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने 2 प्रोजेक्ट, रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में अप्रूव कर दिए। ठीक है, एक्चुअली जो प्रपोजल आया था वो मतलब जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वो 21 अक्टूबर 2022 में रखा गया था, लेकिन कुछ पेंडेंसी चल रही थी और फाइनली इन प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूव किया गया है अंडर द पर्वतमाला प्रोजेक्ट। अब ये 2 जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये किसको किससे कनेक्ट करेंगे, तो ये करेंगे कनेक्ट गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, पहला कनेक्शन। सेकेंड है सोनप्रयाग टू केदारनाथ, ये दोनों हिली स्टेट में जो ये प्रिगलिम साइट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमें विंटर टूरिज्म भी बढ़ाना है। जब स्नोफॉल वगैरह होती है तो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसी जगहों पे लोग बहुत कम जाते हैं। तो हमारा टारगेट है यहाँ पर क्या, यहाँ पे इन्होंने अपील की है यंग से और फिल्म मेकर से, टूरिस्ट से कि आप विंटर टूरिज्म को भी बढ़ाइए और विंटर के सीजन में भी उत्तराखंड जाइए। और इसके लिए एक नया शब्द दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसका नाम है धाम टेपो टूरिज्म। धाम टेपो टूरिज्म जो कि विंटर सीजन में टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करता है। तो फाइनली 2 अप्रूवल मिले हैं उत्तराखंड की रोपवे प्रोजेक्ट को। ठीक है, पहला है गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। ठीक है, मतलब इसकी जो डिजाइनिंग, बिल्डिंग, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा। ये जो प्रोजेक्ट है या जो रोपवे है वो 12.4 किलोमीटर का होगा और 2700 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ इसको बनाया जा रहा है। हेमकुंड साहिब जी सिख कम्युनिटी का एक धार्मिक तीर्थ स्थान है जो 15,000 फीट पर आपको मिल जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है, इतनी चीजें। अगला जो कनेक्शन है वो सोनप्रयाग टू केदारनाथ रोपवे है जो कि 12.9 किलोमीटर का है और 4,000 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से बन रहा है।
पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा और ये 18,000 पैसेंजर को पर डे कैरी कर सकता है। और हम सभी को पता है कि केदारनाथ हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब उत्तराखंड कैबिनेट ने एक और यहाँ पर बिल अप्रूव किया है। इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस कहा जाता है, वो इंप्लीमेंट की जाएगी उत्तराखंड में। सो उत्तराखंड कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड द न्यू एक्साइज पॉलिसी 2025। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये आपको पोस्ट रिटायरमेंट इंश्योर पेंशन प्रोवाइड करती है और इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 45 राइटर्स है उत्तराखंड में, उनको भी प्रमोट करने के लिए हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है यूपीएस के बारे में, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसे कि आपका एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में आपको अपनी सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और गवर्नमेंट भी सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। फिर आपको एक कॉर्पस रेडी हो जाता है जिसको एनपीएस फंड कहा जाता है और उस एनपीएस फंड से फिर बाद में आपकी पेंशन बनती है जब आप 60 साल के हो जाते हैं। अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको रिटायरमेंट होने के बाद इंश्योर मंथली पेंशन मिलेगी। आपकी जो लास्ट 12 मंथ की सैलरी है, लास्ट 12 मंथ की सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा। मान लेते हैं आपकी लास्ट 12 मंथ की सैलरी है वो 1-1 लाख रुपए है। 1 लाख का अगर एवरेज निकालोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 लाख आएगा। 1 लाख का आपने क्या कर दिया, 50%, मतलब 50%, 50,000। तो 50,000 रुपीज मतलब आपने जो 12 महीने का सैलरी लिया है उसका एवरेज निकालेंगे, उसका 50% करेंगे और वो मंथली पेंशन आपको अश्योर्ड मिलेगी अगर आप 25 साल तक सेवाएं देते हैं। ऐसा नहीं आज आपने गवर्नमेंट जॉब की और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपने छोड़ दी, तो ऐसे केसेस में पेंशन नहीं मिलती। पेंशन कब मिलेगी आपको, जब आप 25 साल तक सेवाएं देंगे तब आपको मंथली अश्योर्ड पेंशन मिलेगी 50%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा है अगर कोई पर्सन 10 ईयर तक सर्विसेज करता है तो उसके बाद उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली उसको 10,000 पर मंथ आपकी पेंशन मिलेगी। ठीक है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है रिटायरमेंट के बाद तो उसके जो भी नॉमिनी होंगे, एलिजिबल फैमिली कैंडिडेट्स होंगे, उनको अश्योर्ड 60% यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है ना। बात करते हैं न्यू एक्साइज पॉलिसी के बारे में। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो भी धार्मिक स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ सभी जगहों पे जो भी सेटलमेंट्स हैं आपके लिकर शॉप्स के, उनको हटाया जाएगा और ऐसे किसी एरिया में लिकर शॉप के लिए लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जो मेट्रो लिकर और सब शॉप्स है लिकर की, उनको बंद किया जाएगा। अगर कोई भी लिकर शॉप वाला एमआरपी से ज्यादा प्राइस में लिकर बेचता है, दारू बेचता है, शराब बेचता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे उत्तराखंड के एक्साइज डिपार्टमेंट का टारगेट है कि हमें 2025-26 में 5,000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, 24-25 में 4,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ये न्यू एक्साइज पॉलिसी आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीएम मोदी अनाउंस एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन। देखिएगा, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7th नंबर की मीटिंग को चेयर किया था नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कहां पर, सासन गिर गुजरात में। ये हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। अब इन्होंने कहा है कि हम 16th नंबर की एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेट को कंडक्ट कराएंगे मई में। सॉरी, यहाँ पे वन ऑफ द की हाईलाइट ऑफ मीटिंग वाज अनाउंस ऑफ द 16th एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेटेड शेड्यूल फॉर द मई 2025। यहाँ पर एशियाटिक जो लायंस है उनके हैबिटेट, उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही, उसको एस्टिमेट यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ को स्टैब्लिश किया है। इसके फाउंडेशन स्टोन को रखा है कहाँ पर, जूनागढ़ में, गुजरात में, जो कि 20.24 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ है। ये जो नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ है, तो कोई भी एनिमल है उसे मॉनिटर किया जाएगा, अगर उसको कोई बीमारी है तो उसको रिफर किया जाएगा। मतलब कई सारी रिसर्च फैसिलिटी, क्रूशियल फैसिलिटी यहाँ पर इस सेंटर में प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको मैनेज करने के लिए, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कहाँ पर, कोयम्बतूर, तमिलनाडु में, जिससे हम ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा कम कर सकें। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लायन के लिए भी 2900 करोड़ रुपए का बजट दिया है। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हमारे देश में 2020 में 2020 में हुई थी। इसके अलावा ड्यूरिंग द मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बुक को भी अनवील किया है।
ये बुक जो है वो रिवर डॉल्फिन पे है, याद कीजिए। अभी हम लोग ने गंगा नदी डॉल्फिन का एस्टिमेशन देखा था। हमने देखा था कि गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में और किस किस राज्य में कितनी कितनी डॉल्फिन है। हमने पाया कि उत्तर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको डॉल्फिन देखने को मिल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील की है बुक ऑन द रिवर डॉल्फिन, जहां पे रिवर डॉल्फिन के कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी रिसेंटली इस मीटिंग में कही गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है सी ड्रैगन। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, इसको कंडक्ट कराता है यूएस नेवी, और एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 5 कंट्री की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। उनमें से एक कंट्री भारत भी है। भारत की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज सी ड्रैगन में, और ये पहुंच चुकी है गुहाम यूएसए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज सी ड्रैगन कौन कंडक्ट कराता है? यूएसए नेवी कंडक्ट कराती है। कहां पर हो रही है? गुहाम कोस्ट में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हो रही है। इसमें 5 कंट्री की नेवल फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें से एक इंडिया है। इंडिया के अलावा यूएसए तो रहेगा क्योंकि होस्ट कंट्री है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एपीआई। एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एपीआई। तो इंडिया फर्स्ट एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल प्लांट टू बी सेट अप इन सोलन। सोलन डिस्ट्रिक्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला इंटीग्रेटेड, मतलब जिसमें तीनों फैसिलिटी हैं। कौन सी तीनों फैसिलिटी? ये ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करेगी, ये सेकेंड जनरेशन एथेनॉल को प्रोड्यूस करेगी, और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को भी बनाएगी। इसके लिए एक एमओयू साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड के साथ। तो बेसिकली इस प्लांट को सेटअप करने का काम स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड करेगा। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है कि जो यहाँ पर टारगेट है कि आपका जो यहाँ पे टारगेट है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा मार्च 2026 तक। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब आपके जो भी ड्रग्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, टैबलेट के प्रोडक्ट होते हैं, वो बनाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी और सेकेंड जनरेशन एथेनॉल को प्रोडक्शन किया जाएगा। इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है वो 1400 करोड़ रुपीज आपको मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट का टारगेट समझते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि 2025-26 तक हम 20% एथेनॉल को पेट्रोल में, मतलब क्रूड ऑयल में ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एथेनॉल प्रोडक्शन की जरूरत होगी। तो एथेनॉल का जो पहले जनरेशन का प्रोडक्शन है वो आपका बेस्ड है शुगर केन पे। तो शुगर केन से जो एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है वो फर्स्ट जनरेशन का आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड जनरेशन का जो एथेनॉल प्रोडक्शन होता है वो आपका राइस से, व्हीट से, केन से, मतलब जो भी एग्रीकल्चर रेसिड्यूज हैं उनसे प्रोड्यूस किया जाता है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल। क्लियर है? तो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन और एपीआई, ये तीनों इंटीग्रेटेड पहले प्लांट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। क्या इसके लिए कोई स्कीम है? हाँ, ये जो प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है, या हम जो एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना है आपके पेट्रोल में बाय द 25-26। ये है अंडर द प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन का फुल फॉर्म क्या होता है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था और बाद में इसको 28-29 तक एक्सटेंड किया है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन करती है और प्लांट को सेटअप करती है तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। पहली जो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट है हमारे देश में स्टैब्लिश किया था वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पानीपत हरियाणा में किया था 2022 में। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया इमर्ज एज द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब इन द वर्ल्ड। मतलब अमीरों की संख्या भारत में बढ़ते जा रही है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा ही जो 19th एडिशन वेल्थ रिपोर्ट 2025 पब्लिश की है इसमें कहा गया है कि भारत जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट वेल्थ हब बन चुका है यूएसए, जापान एंड चाइना के बाद। यूएसए, चाइना, जापान के बाद भारत चौथे नंबर पे ग्लोबल वेल्थ हब है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत में जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, जो अमीर टाइप के लोग हैं, उनकी संख्या 6% बढ़ी है। यहाँ पे बोला है कि लास्ट ईयर हमारे देश में 80,000, मतलब 80,686 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल थे, और अब इनकी संख्या 2024 में बढ़कर 85,698 हो चुकी है। और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 6% की है। यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि भारत की जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले लोग हैं इनकी संख्या 93,000 हो जाएगी बाय द 2028।
ठीक है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? वेल्थ रिपोर्ट को रिलीज करने का काम लंदन बेस्ड एक रियल एस्टेट फर्म जिसका नाम है नाइट फ्रैंक ने इसको रिलीज किया है। इसमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स हैं उनकी यहाँ पे काउंटिंग करके रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। अब इसमें बिलियनियर की जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे देश में इंक्रीज हुई है। कहा है कि 2024 में जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स है हमारे देश में उनकी संख्या 191 हो चुकी, जबकि 2019 में हमारे देश में केवल 9 बिलियनियर्स थे और 2024 में हमारे देश में 191 बिलियनियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है बिलियनियर्स की पॉपुलेशन में। सबसे ज्यादा बिलियनियर यूएसए में है, फिर चाइना में है और फिर इंडिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपको मिल जाएंगे। हमारे देश में जो 191 बिलियनियर्स हैं इनके पास टोटल पैसा कितना है? तो $950 बिलियन इनके पास टोटल पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी और भी न्यूज बाकी है, लेकिन उसके पहले जरूरी होता है कि रिवाइज भी कर लें। मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या करंट अफेयर्स पढ़ा था, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं? तो एक बार जरूरत होती है कि इसको रिवीजन किया जाए। तो हमने देखा है कि गुजरात गुजरात लीड कर रहा है मैंग्रोव प्लांटेशन में अंडर द मिस्टी स्कीम। गुजरात राज्य ने 19,000 हेक्टेयर लैंड में मैंग्रोव को प्लांट किया है। हमारा टारगेट है कि 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम 5 सालों में प्लांटेशन करें मैंग्रोव का। फिर यहाँ पे 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप कर दिए हैं और 10,000वें नंबर का एफपीओ हमने इनॉग्रेट किया है बिहार के भागलपुर में। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। आरबीआई ने रेगुलेशन एट ग्लांस एक हैंडबुक रिलीज की है जो कि गाइडलाइंस देता है फॉर कोऑपरेटिव बैंक। क्रिसिल ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी फॉरकास्ट की है, इट इज 6.5%। फिर आईआरसीटीसी और आईआरएफसी नवरत्न कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी हमारे देश में 26 हो गई हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है एक नई फैसिलिटी। अगर आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर फैसिलिटी से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया एंड नेपाल ने वॉश सेक्टर में एग्रीमेंट साइन किया है जो कि वाटर सैनिटेशन और मैनेजमेंट के लिए काम करता है। इंडिया ने सिटीज कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी को लॉन्च किया है। लेंसेट स्टडी में सामने आया है कि 2050 में हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति जो होगा वो मोटापे या फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा और 2050 तक लगभग 44.9 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स भारत में होंगे जिनको ओबेसिटी होगी। ऋषभ पंत को नॉमिनेट किया गया है लॉरियल्स वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड कैटेगरी के लिए। क्रिस्टीन स्टॉकर को ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया है और संतोष अग्रवाल इन्हें सीईओ बनाया गया है पैसा बाजार का। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। चलो अब अगली कहानी समझते हैं। जियो फाइनेंस टू बाय एंटायर एसबीआई स्टेक इन द जियो पेमेंट बैंक। अब यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक में जितने भी एसबीआई के शेयर्स थे, तो जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई के शेयर्स कितने थे? 17.8%। तो जियो पेमेंट बैंक में जितने भी एसबीआई के शेयर्स थे उन सारे के सारे शेयर्स को एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने। और ये जो डील है वो 104 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। बात समझ में आ रही है? तो जियो फाइनेंस टू बाय एंटायर एसबीआई स्टेक इन द जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई के 17.8% शेयर्स थे। इन 17.8% शेयर्स को 104 करोड़ रुपए में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने खरीद लिया है। आरबीआई के अप्रूवल के बाद ये 45 डेज में इसको हम क्या कर देंगे, इसको सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, जियो पेमेंट बैंक बेसिकली जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और एसबीआई का। 2018 में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था। 82% जो शेयर थे वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थे और एसबीआई के 17.8% थे। अब इन कंप्लीट शेयर को खरीद लिया गया है बाय द जियो फाइनेंशियल सर्विस। जियो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आपको विनोद विनोद ईश्वरन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो हमारे देश में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है नचिकेत मोर कमेटी। और नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद हमारे देश में पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। पहला जो पेमेंट बैंक भारत में बना था वो 2017 में बना था जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। हमारे देश में एयरटेल पेमेंट बैंक के अलावा फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक काम करते हैं। इनका जो मैक्सिमम डिपॉजिट साइज होता है वो 2 लाख रुपए होता है और ये लोन्स और क्रेडिट कार्ड मतलब लॉन्च नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट, अब ये पीआईबी का डेटा है जो कि जेपी नड्डा ने रिलीज किया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिलीज किया है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इंडिया अचीव द एनएचपी, एनएचपी का मतलब है नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट ऑफ एमएमआर 100 डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ। एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब 1 लाख डिलीवरी होने पर, 1 लाख बच्चों के जन्म होने पर केवल 100 ही डेथ यहाँ पर हो रही हैं। हमने इस टारगेट को अचीव किया है। तो यहाँ पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम जेपी नड्डा है, उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के टारगेट को बताया कि हमने अचीव कर लिया है। हमारे देश में जो एमएमआर है वो 100 डेथ है पर 1 लाख लाइफ बर्थ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 1990 से 2020 के बीच में जो एमएमआर है हमारे देश का वो 83% से डिक्लाइन हुआ है। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो 69% आपको डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्लोबल रेट से भी ज्यादा है, मतलब ग्लोबल रेट से भी हमने ज्यादा अचीव कर लिया है। ग्लोबली जो आईएमआर डिक्लाइन हो रहा है वो 55% है, लेकिन हमारा जो डिक्लाइन हुआ है वो 69% हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा है कि जो 5 ईयर अंडर 5 ईयर जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हुई है, 75% से रिड्यूस होकर 58% हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में 11 स्टेट हैं, 11 ऐसे स्टेट हैं जिनका आईएमआर 12 पर 1000 लाइफ बर्थ है, मतलब केवल 12 बच्चों की ही मृत्यु हो रही है 1000 बच्चों के जन्म होने पर, जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अलाइन है। तो ऐसे 11 राज्य हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लिया है, जहां पे आईएमआर 12 पर 1000 लाइफ बर्थ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे टीएफआर के बारे में बात हो रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश में डिक्लाइन हुई है। 1992-93 में हमारे देश में जो फर्टिलिटी रेट था वो 3.4 था, मतलब एवरेज औसतन कोई भी महिला अपने जीवन काल में 3.4 बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन अब हमारा जो टीएफआर है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 31 राज्यों ने, सभी राज्यों ने, यूनियन टेरिटरीज ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। हमारे देश में जो टीएफआर है वो 2.1% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब देखो, जब हॉस्पिटल आप जाते हो तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, हमारी पॉकेट से पैसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है, आयुष्मान कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है कि लोगों के खर्चे कम से कम हो। इसके अलावा जेनेरिक मेडिसिन कम दामों में अवेलेबल कराई जाती है, जिससे आउट ऑफ पॉकेट जाके आपका खर्चा ना हो। तो यहाँ पे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी डिक्लाइन हुआ है 69.4% हेल्थ सेक्टर में। क्लियर, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है 22.5%। ठीक है, 22.5% से इंक्रीज होकर 48% गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सेक्टर में खर्चा या एक्सपेंडिचर बढ़ा है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने हमें बताया, या फिर हमने जो पहले जो भी एलिमिनेशन की है डिसीजेस के, तो डब्ल्यूएचओ ने 2015 में हमें सर्टिफिकेशन दिया था कि इंडिया फ्री हो चुका है फ्रॉम मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस से। और 2024 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को सर्टिफिकेट दिया था कि हम ट्रैकोमा फ्री भी हो चुके हैं। ठीक है, अदर अचीवमेंट क्या है, तो यहाँ पे जो मलेरिया के जो केसेस होते हैं भारत में वो भी रिड्यूस हुए हैं 2023 से 2014 के बीच में 79.3% का रिडक्शन आया है। मलेरिया के कारण जो डेथ्स होती हैं वो भी रिड्यूस हो गई 85.2%। और जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, जो किडनी फेल हो जाती है उनका डायलिसिस किया जाता है, तो लगभग 748 डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस प्रोग्राम को कवर किया जा रहा है अंडर द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। ये सारी अचीवमेंट हमारी रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च किया था। ये रूरल हेल्थ मिशन है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया था, जो कि रूरल पॉपुलेशन को हेल्थ केयर फैसिलिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना था। फिर 2013 में हमने अर्बन एरिया के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को लॉन्च किया, और फिर दोनों को क्लब करके नेशनल हेल्थ मिशन बनाया 2013 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब बारी आती है बहुत सारे एमसीक्यू की। ठीक है, और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अब मिस्टी के बारे में कल हमने बात की थी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम मिस्टी। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट एरिया कवर कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा प्लांटेशन जो है वो गुजरात राज्य ने किया है मैंग्रोव का। हमारा जो टारगेट है वो 540 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव को 5 सालों में तैयार करना है। और सुंदरबन जो रीजन है वेस्ट बंगाल का, वो हाईएस्ट मैंग्रोव है इंडिया में और वर्ल्ड में। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है, किन दो कंट्रीज ने रिसेंटली वाटर सैनिटेशन और हाइजीन सेक्टर में एमओयू साइन किया है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। नेक्स्ट है लियो जियाकुन, जिनको 2025 का प्रिज्कर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये चाइना से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शुभमन गिल को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एमआरएफ का, एमआरएफ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्चुअली इसको करेक्ट कर लेंगे ना, गलती हो गई मुझसे। ऑप्शन नंबर सी, इट इज एमआरएफ, ना कि नाइकी। ऑप्शन नंबर सी एमआरएफ, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डाइवेस्ट इस ब्लैंक स्टैक इन द जियो पेमेंट बैंक। तो अभी देखा हमने एसबीआई के कितने स्टैक थे, 17.8% स्टैक थे, और कंप्लीटली स्टैक इन्होंने 100 करोड़ रुपए की डील साइन की है जियो पेमेंट बैंक के साथ। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीसीआई ने यहाँ पे किस कंपनी को अप्रूवल दिया है कि वो 72.8% स्टैक्स को एक्वायर कर सकती है इन ओरिएंट सीमेंट? तो ओरिएंट सीमेंट के 72% स्टैक को एक्वायर करेगी आपकी अंबुजा सीमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। शरद कमल, इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट का, किस स्पोर्ट से है? तो टेबल टेनिस से है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आप लोगों को रेगुलेशन एट ग्लांस हैंडबुक जो आरबीआई ने रिलीज की है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, वो मैंने आपको बताई थी। इसमें कहा गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको नाबार्ड की अप्रूवल की जरूरत होती है नई ब्रांचेस को ओपन करने के लिए। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है वो अर्बन और रूरल दोनों कोऑपरेटिव बैंक को मैनेज करता है। आरबीआई ने 2004 से किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एप्लीकेशन को साइन नहीं किया है, लाइसेंस नहीं दिया है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपको सही आंसर बताना है। सारी बातें मैंने डिटेल में कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।